हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पूरी पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति कार्य करती है। पृथ्वी के पास इतना अधिक चुंबकीय गुण कैसे आता है और पृथ्वी इस गुण को किस प्रकार प्रदर्शित करती है, या किस प्रकार हम लोग यह सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है। इसको आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि हम लोगों के पास 3 ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति कार्य करती है। उसमें आपको समझाया गया था कि किसी लोहे के टुकड़े को, नर्म लोहे के टुकड़े को हम पृथ्वी में कुछ गहराई तक धंसा दें और कुछ समय तक छोड़ दें तो लोहे में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो लोहे में उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय गुण है वह क्यों है, कैसे है, तो इसका उत्तर निकल के आता है कि पूरी पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करता है। उसी के चुंबकीय प्रभाव से जो है उस नर्म लोहे के टुकड़े में चुंबकीय गुण जो है उत्पन्न होता है। फिर दूसरा आपको बताया गया था कि अगर हम कोई एक छोटा दंड चुंबक या कोई भी चुंबक रखें और उस रखे गए चुंबक के आसपास अगर हम कोई चुंबकीय सुई लेके विभिन्न स्थानों पे ले जाएं तो निश्चित है कि इसके चारों ओर कुछ बिंदु ऐसे हमको मिलते हैं जिन बिंदुओं पे चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है का अर्थ ये है कि जिस बिंदु पे यह गुण मिलता है उस बिंदु पर इस चुंबक का चुंबकीय प्रभाव और पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव आपस में बराबर और विपरीत हो जाते हैं। तो उन्हीं बिंदुओं पर हमको चुंबकीय क्षेत्र के उदासीन बिंदु मिलते हैं और ये तभी संभव है कि एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो, तभी इस लिए गए चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर पाएगा वह क्षेत्र। इस प्रकार इस प्रयोग से भी यह प्रमाणित होता है कि पूरी पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति कार्य करती है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोग है कि हम किसी भी चुंबक को पूरी पृथ्वी के किसी भी भाग में लेके जाएं और उसको चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से लटका दें। चुंबक को गुरुत्व केंद्र से लटकाने का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम चुंबक को इस रूप का बना लें और इसमें बीच में इस प्रकार से इसको हुक से इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करें कि ये जो है एक ऐसे किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र हो। किसी भी दिशा मतलब ये ऊर्ध्वाधर गति कर सके या ऐसे वृत्तीय गति कर सके। ऊर्ध्वाधर मतलब ये ऐसे भी गति कर सके या ऐसे भी गति कर सके। तो इस चुंबक को इसके गुरुत्व केंद्र पर लेके पूरे पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में लेके जाए लो तो निश्चित है कि यह चुंबक जो है किसी निश्चित दिशा में ही रुकता है। तो यह चुंबक है और यह चुंबक जो है एक निश्चित दिशा में रुक रहा है। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस चुंबक पे जरूर कोई न कोई बल कार्य कर रहा है जिसके अंतर्गत यह चुंबक जो है किसी एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो रहा है। इस प्रकार यह चुंबक किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और चुंबकीय क्षेत्र किसका है तो उसको ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वह चुंबकीय क्षेत्र जो हम लोगों के पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये 3 स्पष्ट प्रमाण आपको समझाए और बताए गए थे जिसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति कार्य करती है। अब हम एक चुंबकीय सुई लें और उस चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से बांध दें। चुंबकीय सुई को इस प्रकार से उसके गुरुत्व केंद्र से बांध दें कि वह ऊर्ध्वाधर गति कर सके और क्षैतिज गति भी कर सके। मतलब ऐसे ऐसे भी गति कर सके और क्षैतिज गति भी कर सके। मतलब किसी भी दिशा में गति करने के लिए वो सुई क्या हो, स्वतंत्र हो। और ऐसे चुंबक को हम लेके पूरे पृथ्वी के विभिन्न भागों पर लेके जाएं तो उसको हम लोग रखेंगे पृथ्वी के सतह पर चुंबकीय सुई का व्यवहार कि अलग अलग बिंदुओं पे उस चुंबकीय सुई को लेके जाएं हम तो चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विषय में हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को ये मिलेगा कि ये पूरी पृथ्वी है। पूरी पृथ्वी का ग्लोब में हम लोगों को पता है ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं, ये ईस्ट होता है और ये जो है वेस्ट होता है। तो ये हम लोगों का जो है नॉर्थ हुआ। तो चुंबकीय सुई को हम लोग जब इस पूरे पृथ्वी के किसी एक सिरे पे लेके जाएं, उत्तरी सिरे पे या दक्षिणी सिरे पे, तो उस सिरे पे लेके जाएं तो एक बिंदु यहाँ पे
हमको मिलेगा जहाँ चुंबक का उत्तरी सिरा जो है सीधे ऊर्ध्वाधर ऐसे ऐसे ऊर्ध्वाधर हो जाएगा चुंबकीय सुई। तो जिस उत्तरी सिरे के जिस बिंदु पे चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है उस बिंदु को हम लोग चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जिस बिंदु पे चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है उस बिंदु को हम लोग चुंबक का उत्तरी ध्रुव इसी तरह से अब इसके सीधे विपरीत पृथ्वी के दूसरी ओर लेके जाएं और वहाँ पे चुंबक का दक्षिणी सिरा ऐसे ऊर्ध्वाधर हो जाएगा और जिस बिंदु पे दक्षिणी सिरा ऊर्ध्वाधर हो जाएगा उस बिंदु को हम लोग कहेंगे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव तो ध्रुव मिला। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है हम लोगों के भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से थोड़ा सा भिन्न होता है। भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मतलब सीधे जो ये है ये हम लोगों का भूगोल के आधार पर जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और ऐसे ही ये भौगोलिक जो है दक्षिणी ध्रुव है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, तो जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव और चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव होता है ये भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ा सा भिन्न होता है। अब इसका जो इनके बीच में जो कोण बनता है इस कोण का मान लगभग 11.5 अंश होता है, लेकिन इसका मान जो है समय के अनुसार जो है थोड़ा बहुत बदलता भी है। ये एकदम निश्चित मान नहीं है, लेकिन ये लगभग जो है 11.5 अंश के आसपास ही भौगोलिक उत्तरी और चुंबकीय उत्तरी ध्रुवों के बीच में जो कोण बनता है वो लगभग 11.5 अंश का होता है। तो इस प्रकार पृथ्वी के जिन दो बिंदुओं पे चुंबक गुरुत्व केंद्र से लटका हुआ चुंबक ऊर्ध्वाधर हो जाता है उससे हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव में दो ध्रुव आए, एक आया चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरा आया चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे कि पृथ्वी के उत्तर की तरफ जिस बिंदु पर चुंबक का उत्तरी सिरा सीधे ऊर्ध्वाधर नीचे हो जाता है उस बिंदु को, जिस बिंदु पे यह क्रिया होती है उस बिंदु को हम लोग चुंबक का उत्तरी ध्रुव, और जिस इसके विपरीत दूसरे सिरे पर जिस बिंदु पे चुंबक का दक्षिणी सिरा ऊर्ध्वाधर हो जाता है उसे हम लोग चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब इस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है इस रेखा को हम लोग कहेंगे चुंबकीय अक्ष। ये जो रेखा है उत्तरी भौगोलिक और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है इसको हम लोग कहते हैं भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष और जो चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी सिरों को मिलाने वाली जो रेखा है इस रेखा को हम कहेंगे चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष में अभी हम लोग और बात करेंगे, लेकिन चुंबकीय अक्ष क्या है? तो चुंबकीय अक्ष जो है चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष। अब कल्पना करिए कि चुंबक का उत्तरी सिरा जो है यहाँ ऊर्ध्वाधर नीचे हो चुका है, मतलब हम लोग चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर पहुँच चुके हैं। अब चुंबक को यहाँ से हम उठा के इस चुंबकीय अक्ष पे चलना शुरू करते हैं दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर जब हम चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पे चुंबक ऊर्ध्वाधर है, और जो ही इस बिंदु से हम इस दक्षिण ध्रुव की ओर चलेंगे तो ये जो ऊर्ध्वाधर लटका हुआ सिरा ये धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होगा और यहाँ भूमध्य रेखा पे आके ये फिर क्षैतिज हो जाएगा। और फिर भूमध्य रेखा से जब दक्षिण की दिशा में बढ़ेंगे तो फिर इसका दक्षिण सिरा जो नीचे की ओर होना शुरू हो जाएगा और दक्षिण ध्रुव पे आते आते क्या होगा फिर दक्षिण सिरा जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय अक्ष पर अगर हम किसी दंड चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र पे लगा के सीधे हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर देखें हमें, तो उसका अगर इसको उत्तरी इसको दक्षिण ध्रुव माने तो उत्तरी ध्रुव पे ऐसे होगा चुंबक, और जैसे जैसे हम लोग दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ेंगे चुंबक सीधा होता जाएगा, भूमध्य रेखा पे क्षैतिज हो जाएगा, और जो ही हम लोग दक्षिण ध्रुव की ओर पहुँचेंगे तो फिर ये नीचे की ओर होना शुरू हो जाएगा और दक्षिण ध्रुव पे जाके फिर ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। यह है चुंबकीय अक्ष पर चुंबकीय सुई का व्यवहार। इसके बाद से चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय अक्ष की परिभाषा आपको बताएगी कि चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है इसी रेखा को हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय निरक्ष क्या होता है? तो इस भूमध्य रेखा के बिंदु पे अगर हम ध्यान से देखें
तो ये गुरुत्व केंद्र से लटकी हुई जो चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई एक क्षैतिज, ऐसे क्षैतिज रहेगी, ना तो ये उत्तरी ध्रुव की ओर है ना दक्षिणी ध्रुव की ओर, इसलिए गुरुत्व केंद्र से चुंबकीय सुई को लटकाएंगे तो ये चुंबकीय सुई जो क्षैतिज बनी रहेगी। अब इस क्षैतिज चुंबकीय सुई को लेके हम अगर पृथ्वी का एक चक्कर लगावें पूरा, तो इस रेखा पर चलने पर इस रेखा पर चलने पर चुंबकीय सुई सदैव क्षैतिज ही बनी रहेगी, और क्षैतिज जिन बिंदुओं पे बनी रहती है उसके उस बिंदुओं के पथ को हम लोग कहेंगे चुंबकीय निरक्ष। ये सिर्फ परिभाषा है, चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय अक्ष माने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाली रेखा, और चुंबकीय निरक्ष माने ऐसा बिंदु जो उत्तरी और दक्षिणी सिरों के बीच में एकदम स्थित हो, या उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिस पर चुंबकीय सुई जो है क्षैतिज बनी रहती है, उस बिंदुपथ को हम कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। तो ये है हम लोगों का पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय सुई का व्यवहार। तो चुंबकीय सुई का व्यवहार आप हेडिंग करके लिख दोगे, चुंबकीय ध्रुवों पे कैसा होता है, चुंबकीय अक्ष पे कैसा होता है, फिर चुंबकीय निरक्ष पे कैसा होता है। सब चीज़ आपको बताया गया कि चुंबकीय ध्रुवों पे जाने पे चुंबकीय सुई का सिरा जो है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर चला आता है, उत्तरी सिरे पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पे दक्षिणी ध्रुव। फिर चुंबकीय अक्ष पर लिखेंगे कि चुंबकीय अक्ष पर गुरुत्व केंद्र से लटकी हुई जो चुंबकीय सुई है, इसका व्यवहार जो है पहले उत्तरी सिरा नीचे होगा, फिर धीरे धीरे सिरा ऊपर होते हुए क्षैतिज होगा, भूमध्य रेखा पे क्षैतिज हो जाएगा, या चुंबकीय निरक्ष पे क्षैतिज हो जाएगा, और फिर इसके आगे दक्षिण गोलार्ध में बढ़ने पर दक्षिणी सिरा जो नीचे होता जाएगा और दक्षिण ध्रुव पे जाके ये जो एकदम ऊर्ध्वाधर खड़ा हो जाएगा। चुंबकीय निरक्ष विषय में बताया गया कि पृथ्वी के चारों ओर का वह बिंदुपथ जिस पर चुंबकीय सुई क्षैतिज बनी रहती है, उस बिंदुपथ को हम लोग कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। तो चुंबकीय निरक्ष फिर हम लोगों को एक पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के रूप में एक बिंदुपथ प्राप्त होगा, जिसको कि हम लोग कहेंगे चुंबकीय निरक्ष। यह है हम लोगों का पृथ्वी के सतह पर चुंबकीय सुई का व्यवहार। इसके बाद हम लोग कुछ इसमें बेसिक डिफिनीशन देखेंगे, कुछ मूल परिभाषा चुंबक का, पृथ्वी के चुंबकीय घटक का और सब चीज़ों का। तो उसके लिए एक सुंदर सा फिगर बनेगा, और सुंदर से फिगर में जब तक तो उसको समझा जाएगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगला टॉपिक होगा हम लोगों का पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव मतलब इनको हम लोग किस नामों से जानते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है उस क्षेत्र के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उन प्रभावों को हम किन किन नामों से जानते हैं, उन सब चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आता है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण। तो दिक्पात कोण जानने के पहले हम लोग एक परिभाषा देखेंगे यामोत्तर का। यामोत्तर में दो होते हैं, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर। यामोत्तर क्या होते हैं? तो चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है अर्थात चुंबकीय अक्ष है, तो चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला समतल, चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला समतल जो भूमि पर ऊर्ध्वाधर हो अर्थात लंब हो, चुंबकीय अक्ष से जाने वाला समतल ऊर्ध्वाधर समतल को हम लोग कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर। ऐसे ही भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं, और भौगोलिक अक्ष से जाने वाला और पृथ्वी पर लंब जो समतल होता है उसको हम कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। तो इस प्रकार अगर हम लोग दो समतल की बात करें तो दो समतल हम लोगों को मिल जाएगा। एक समतल मान लीजिए कि अगर हम लोगों का इसको मान लें, अगर हम कोई एक समतल मान लीजिए भौगोलिक यामोत्तर है, भौगोलिक यामोत्तर। तो इस भौगोलिक यामोत्तर और फिर तो हम लोगों को दूसरा लेना पड़ेगा, एक दूसरा समतल
जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, चुंबकीय आमोत्तर। इसको तब बोलेंगे हम लोग चुंबकीय आमोत्तर। तो इसी भौगोलिक और चुंबकीय आमोत्तर के बीच में जो कोण बनता है, जिस कोण को अभी हम इसके पहले वाले फिगर में लिखे थे 11.5 अंश लगभग होता है, मान बदलता भी है लेकिन सामान्यतः इतना लिया जाता है। तो भौगोलिक आमोत्तर और चुंबकीय आमोत्तर दो समतल हो गए। इन दोनों समतलों के बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को हम कहते हैं दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दिक्पात कोण। दिक्पात कोण के बाद है नमन कोण। दिक्पात कोण एक पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा है नमन, नमन या नति कोण। इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डीप। नमन कोण नति कोण को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डीप। नमन कोण या नति कोण। तो नमन कोण या नति कोण क्या होता है, तो अभी समझा गया कि किसी चुंबक को हम लोग कहाँ से बांधे हैं, तो इस चुंबक को बांधे हम लोग, क्योंकि चुंबक थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा सा और पतले में बनाया जाए तो कोण और स्पष्ट होगा। इस चुंबक को कहाँ से बांधे हम लोग, चुंबक को बांधे हम लोग इसके गुरुत्व केंद्र से। गुरुत्व केंद्र से जब चुंबक को लटकाएंगे लोग तो ये चुंबक जो है क्या होगा, चुंबक जो है क्षैतिज से किसी न किसी कोण पे झुकेगा, क्योंकि इसकी स्थिति जो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। तो क्षैतिज से जो ये झुकेगा चुंबकीय सुई, जितना ये झुकाव होगा, इसी झुकाव को कहते हैं हम लोग नमन कोण या नति कोण, एंगल ऑफ डीप। मतलब चुंबक का ये है, और चुंबक को जब हम निरक्ष पर रखेंगे तो चुंबक क्षैतिज होगा। निरक्ष के उत्तरी या दक्षिण सिरे की ओर जाएंगे तो चुंबक का एक का निश्चित है झुकेगा। मान लीजिए चुंबक का एक उत्तरी सिरा जो नीचे को झुक गया, तो चुंबक के झुकने के बाद क्षैतिज से जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ डीप या नमन कोण। अर्थात ये हम लोग का झुका हुआ चुंबक है और ये क्षैतिज है। तो झुका हुआ चुंबक, ये झुका हुआ चुंबक मान लीजिए, और ये मान लीजिए क्षैतिज है, तो ये जो कोण बनता है इसी कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ डीप या नमन कोण। एंगल ऑफ डीप या नमन कोण। तो नमन कोण का मान मतलब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो नमन कोण का मान जो है जब हम लोग ध्रुव पे जाएंगे, नमन कोण समझ में आया, चुंबक का क्षैतिज से जो झुकाव होता है उसी झुकाव, क्षैतिज चुंबक का क्षैतिज से जो झुकाव होता है उस झुकाव को कहते हैं नमन कोण या नति कोण। तो थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए कि नमन कोण का मान अलग अलग पृथ्वी के बिंदुओं पे क्या होगा। तो जब हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी या दक्षिणी सिरे पे जाएंगे तो यहाँ पे हम समझा चुके हैं कि चुंबक क्या होगा, एकदम सीधे ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ा होगा। उत्तरी सिरे पे है तो इसका उत्तरी ध्रुव नीचे होगा, दक्षिणी ध्रुव ऊपर होगा। और यहाँ पे जो नमन कोण होगा वो सीधे सीधे कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश। और जब हम लोग इस निरक्ष पे जाएंगे तो निरक्ष पे चुंबक हम लोगों का क्षैतिज होगा। क्षैतिज होगा मतलब इसका चुंबक का क्षैतिज से कोई झुकाव नहीं होगा, कोई झुकाव नहीं होगा, तो यहाँ का नमन कोण का मान कितना होगा, 0 अंश। तो चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण 90 अंश का होता है। फिर चुंबकीय ध्रुव और निरक्ष के बीच में जो है ये कोण घटते घटते 0 अंश का हो जाता है। फिर अगर दूसरे गोलार्ध में जा रहे हैं लोग तो फिर नमन कोण का मान बढ़ते बढ़ते ध्रुव पे जाके फिर उसका मान जो है 90 अंश का हो जाता है। यह है हम लोगों का नमन कोण या नति कोण। तो दिक्पात कोण समझ में आया। भौगोलिक और चुंबकीय आमोत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण को हम लोग जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं। नमन या नति कोण, तो नमन या नति कोण मतलब चुंबक क्षैतिज से जिस कोण पर झुकता है उस कोण को हम लोग नमन या नति कोण कहते हैं। नमन या नति कोण को हम लोग सामान्यतया थीटा से निरूपित करते हैं। यह है पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक अर्थ। अब इसके बाद से है चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के, पृथ्वी के चुंबकत्व के घटक, पृथ्वी के चुंबकत्व के घटक, कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट, कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेट, पृथ्वी के चुंबकत्व के घटक।
तो चुंबकत्व के घटक इसलिए लेने पड़ते हैं कि चूंकि चुंबकीय सुई हम लोगों का पूरे पृथ्वी पे एक समान व्यवहार नहीं करती है। चुंबकीय सुई का सिरा जो है नीचे ऊपर बदलता है अलग अलग स्थानों पर। तो घटक में क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि हम लोगों के पास पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय आमोत्तर में ये मान लीजिए हम लोगों का हो गया चुंबकीय आमोत्तर, ठीक है, OPRQ हो गया हम लोग का चुंबकीय आमोत्तर। इसका हम नाम लिख दे रहे हैं चुंबकीय आमोत्तर। परिभाषा समझ में आ रहा है? चुंबकीय आमोत्तर क्या होता है? तो चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो चुंबकीय अक्ष से जाए और भूमि पे लंब हो, उस समतल को कहेंगे चुंबकीय आमोत्तर। अब इस चुंबकीय आमोत्तर में ही हम लोगों की चुंबकीय सुई होगी। तो मान लीजिए ये हमारी चुंबकीय सुई हो गई। अब इस चुंबकीय सुई को हम लोग इस गुरुत्व केंद्र से लटका के रखे हैं। तो पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, वो पृथ्वी का चुंबकत्व जो है इसके किसी एक दिशा में काम करेगा। मान लीजिए पृथ्वी का चुंबकत्व जो है इस दिशा में काम कर रहा है और पृथ्वी का कुल चुंबकत्व है BE। बी हो गया मैग्नेटिक के लिए और ई हो गया अर्थ के लिए। तो BE हो गया पृथ्वी का कुल चुंबकत्व। इस बिंदु पे अगर BE है तो यहाँ पे अगर नमन कोण थीटा है, अभी इसके पहले बताया नमन कोण क्या होता है, तो चुंबक का क्षैतिज से जो झुकाव होता है उसी झुकाव को हम क्या कहते हैं, नमन कोण। तो इससे पृथ्वी के चुंबकीय घटक के चुंबक के पूरे चुंबकत्व के दो घटक होंगे। एक होगा क्षैतिज घटक BH ना, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज BH, और एक होगा ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक मतलब वर्टिकल BV। तो पृथ्वी के चुंबकत्व अगर BE हो तो इसके दो घटक लिए जाएंगे, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्व घटक। इसमें ऊर्ध्व घटक का ज़्यादा काम नहीं होता है। ज़्यादातर का काम जो है प्रैक्टिकल में जो हम लोग करेंगे या जो भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्न भी करते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रश्न में BV का ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं होता है। इम्पोर्टेंस या जो वैल्यू हम लोगों को अपनी गणना में सम्मिलित करना होता है वो जनरली जो है क्षैतिज घटक का ही होता है, अर्थात BH का ही होता है। तो पृथ्वी के किसी बिंदु पे अगर चुंबकीय सुई क्षैतिज से थीटा कोण पे झुकी हुई है, अर्थात नमन कोण जो है थीटा है, उस बिंदु पे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BE है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक यदि BH और BV हैं तो BH का मान कितना होगा? तो BH मतलब चुंबक का कौन घटक? चुंबक का क्षैतिज घटक हो जाएगा BH। इसका मान कितना होगा? तो BE cos थीटा। कास वाला टर्म ही क्षैतिज होता है, तो BH इक्वल टू BE cos थीटा। और ऊर्ध्व घटक का मान, चुंबक का ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक BV, ये होगा BE sin थीटा। अब यहाँ से हम लोग एक रिलेशन इनका आपस में बना सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग BH इसको समीकरण नंबर कर लें तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ से BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर कर लें तो हो जाएगा BE cos थीटा प्लस BE sin थीटा। और यहाँ से B स्क्वायर कॉमन कर लें तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब त्रिकोणमिति से cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर। यानी कि अगर आपको इन तीनों में से कोई दो मान ज्ञात हो, तीन मान हो रहा है ना, BH BV और BE, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक और कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें से अगर आपको कोई दो मान ज्ञात हो तो तीसरे मान को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। और तीसरा मान भी इस समीकरण से मिल जाएगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ये एक छोटा सूत्र मिलेगा। और आप इसमें नमन कोण भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको BH और BV पता है तो नमन कोण कैसे निकाल सकते हैं? तो समीकरण 2/1 से, मतलब समीकरण 2 में 1 का भाग कर दीजिए तो हो जाएगा B
साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी भी बाई बी एच। अब यहाँ से बी कैंसिल होगा और साइन बटे कास हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा बी बी बाई बी एच। मतलब अगर आपको किसी बिंदु पे पृथ्वी के क्षैतिज जो ऊर्ध्वाधर का मान ज्ञात है तो उस बिंदु पे आप नमन कोण भी निकाल सकते हैं। तो ये दो छोटा छोटा सूत्र मिलता है आपको पूरे इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय घटक के रूप में। यहाँ तक आगे पूरा होता है। पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय प्रभाव होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो किन किन पदों में होता है, उनमें कुछ नाम रखे गए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, उसमें आपको कुछ डिफिनीशन बताए गए। आपको मेरिडियन बताया गया यामुत, फिर मेरिडियन के बाद आपको बताया गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब दिक्पात कोण, फिर आपको बताया गया एंगल ऑफ डिप मीन्स वो नति कोण या नमन कोण, फिर रिलेशन बिटवीन बी एच एंड बी बी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक अर्थ ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो उसमें एक रिलेशन मिला बी इक्वल टू दिस एंड फाइनली टेन थीटा भी मिला हम लोगों को, बी बी बाई बी एच इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ के पृथ्वी के पूरा चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय अध्ययन वाला काम पूरा हो जाता है। इसके बाद से फिर हम लोग चलेंगे चुंबकत्व की ओर। चुंबकत्व की ओर मतलब चुंबक क्या है, चुंबक में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से पदार्थ चुंबक हैं, फिर चुंबक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक किसे कहते हैं। बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नेटिक, चुंबक किसे कहते हैं। चुंबकत्व तो प्रॉपर्टी हो गई, गुण हो गया, चुंबक किसे कहते हैं। तो जो वस्तु लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी आकर्षित करने का गुण रखता है उस पदार्थ को हम लोग चुंबक कहते हैं। अब पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के आधार पर देखा जाए तो चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया जाए तो उसमें हम लोगों को चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो इसमें अब ये सीधे डिफिनीशन है, इसमें कुछ इस तरह का नहीं है कि आपको समझने की कोई मतलब दिमाग लगाना पड़े। इसमें हम लोग तीन भागों में पूरे पदार्थ को बांट देते हैं। जैसे कि इसके पहले भी हम लोग कई गुण के आधार पर पदार्थों को बांट चुके हैं। जैसे अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, तो अवस्था के आधार पर वर्गीकरण में हम लोग ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा कई प्रकार से बांटते हैं। इसी प्रकार से प्रत्यास्थता के आधार पर वर्गीकरण, तो प्रत्यास्थता के आधार पर वर्गीकरण में भी हम लोग पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं, प्रत्यास्थ वस्तु और अप्रत्यास्थ वस्तु। वैसे ही चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण तो हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ के बाद प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरा होता है इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। ये होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बस चुंबकत्व के आधार पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, यानी कि प्रत्येक पदार्थ इन तीनों में से कुछ न कुछ होगा, या तो अनुचुंबकीय होगा, नहीं तो प्रतिचुंबकीय होगा, नहीं तो लौह चुंबकीय होगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय किसे कहते हैं इस पे। तो जिस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर
वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प मात्रा में चुंबकित हो जाता है, मतलब उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, उस पदार्थ को हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ। फिर एक बार ध्यान सुने, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प मात्रा में चुंबकित हो जाता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें मुख्य धातुएं आती हैं। मुख्य धातुएं मतलब एल्युमिनियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम, सोडियम, इसी तरह से इसमें आ जाएगा और भी है प्लेटिनम, मैग्नीज, प्लेटिनम, मैग्नीज। कुछ यौगिक भी हैं, यौगिक मतलब तरल ऑक्सीजन है, फिर कॉपर क्लोराइड है, CuCl2, तरल लिक्विड ऑक्सीजन, तरल ऑक्सीजन है। ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि इन पदार्थों को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इन पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कुछ चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही पदार्थ को हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। इसके सीधे विपरीत परिभाषा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, ये डायमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। अब देखिएगा, अनुचुंबकीय में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, लेकिन प्रतिचुंबकीय में चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्प मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें परिभाषा एकदम सरल है, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके एग्जाम्पल में बिस्मथ, जिंक, कॉपर, इसके एग्जाम्पल में बिस्मथ, जिंक, कॉपर। इसमें लिक्विड भी आता है, जल इसी में आएगा, नमक है, NaCl, H2O, ये सब आते हैं ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। और ये सब एग्जाम्पल्स आते हैं किसमें? अनुचुंबकीय पदार्थ में। और तीसरी परिभाषा, लौह चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अत्यधिक मात्रा में, यानी कि उच्च कोटि की मात्रा में ये चुंबकित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एक बार फिर, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अधिक मात्रा, यानी कि अनुचुंबकीय का गुण जब प्रबल हो जाता है तो लौह चुंबकीय में बदल जाता है। तो जब उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अति मात्रा में, मतलब प्रबल मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ में मुख्य नाम आता है फेरिक, कोबाल्ट, निकेल। इसमें मुख्य नाम आता है फेरिक, कोबाल्ट और निकेल, ये प्रमुख है। इसके अतिरिक्त भी एक दो यौगिक भी हैं, एक दो यौगिक मतलब तरल ऑक्सीजन भी इसमें आता है, नहीं, एक दो यौगिक मतलब मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट मतलब ये Fa3O4, ये जो है मुख्य रूप से इतने पदार्थ आते हैं किसमें? लौह चुंबकीय पदार्थ में। तो केवल परिभाषा, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के विषय में बताया गया कि वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय। एग्जाम्पल दिया गया एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, प्लेटिनम, मैग्नीज। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का परिभाषा बताया गया कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्प मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसका एग्जाम्पल दिया गया। फिर लौह चुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया। इसके बाद से हम लोग अब आगे पढ़ेंगे चुंबकीय ये एटॉमिक मॉडल के आधार पे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय की गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, इसको हम लोग एटॉमिक मॉडल के आधार पे इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब यहाँ से लेके और अगले वीडियो में जो बनेगा वहाँ तक, अब तक बोर्ड परीक्षा में कभी न कभी, अब बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से इस भाग से कुछ न कुछ अवश्य ही पूछा जाता है, इसलिए अगला जो वीडियो होगा और ये दोनों मिला के जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें न्यूमेरिकल के नाम पे कुछ इसमें है नहीं, बस इसमें थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा डिफिनीशन है, मेहनत करेंगे, थोड़ा सा याद करेंगे और ये बहुत अच्छे से तैयार में होता है, क्योंकि सामान्य वे में हम लोग भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, अपने आसपास भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है।
और इसको ध्यान से करिए, नोट्स तैयार करिए।